नमस्कार। कोरोना काल में प्राय सभी राज्य सरकारों ने लॉकडाउन घोषित किया हुआ है और पश्चिम बंगाल में भी लॉकडाउन है। घर पे बैठा हूँ। इच्छा हुई कि कुछ आप लोगों से बात करूँ, इसलिए रूबरू हो रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि आज हम बात करेंगे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर कि आखिर ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या और विपक्ष इसको मुख्य रूप से हथियार बनाकर लगातार प्रधानमंत्री जी पर हमलावर हो रहा है और खास करके राहुल गांधी। यहाँ पे एक चीज़ सोचने वाली बात है कि जब से ये सरकार 2019 से बनी है तब से लेकर आज तक जो विपक्ष की राजनीति और खास करके कांग्रेस पार्टी की राजनीति जो कि स्टीयरिंग सीट पे बैठी है और उसे लगता है कि तमाम जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो 2024 में उनका समर्थन देगी और ये 25-50 सांसद अगर जीत के चले भी आएंगे तो ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ऐसा इनकी सोच है। इसलिए ये इतना हमलावर हो रहे हैं। उसमें प्रमुख रूप से 3-4 घटनाएं हुई, जैसे शाहीन बाग का मामला हुआ, उसके बाद कोरोना आ गया, उसके बाद फिर से कोरोना पिछले साल जब आया था, जब लॉकडाउन लगाया गया मोदी सरकार के द्वारा तो तरह तरह की फब्बतियाँ कसी गई, क्या क्या नहीं कहा गया सरकार को। बहुत उल्टी सीधी बातें इन्होंने की, घंटी बजाओ, ताली बजाओ, सीटी बजाओ, क्या क्या, और फिर भगवान के पास जाओ, क्या क्या इन्होंने बोला। जो मर्जी आता है बोलते रहते हैं। स्वाभाविक है, विपक्ष के नेता हैं और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं तो लोग इनको सुनते भी हैं और उसका ये फ़ायदा ये उठाते हैं कि जब जो मर्जी होता है बोलते रहते हैं। तो मैं दोस्तों आज बात करूंगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में, जो मोदी सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसके क्रियान्वयन में सरकार लगी हुई है। और यह प्रोजेक्ट जो है, यह प्रोजेक्ट दिल्ली के बोट क्लब के ऊपर इंडिया गेट के पास बनाया जा रहा है। पहले हम ये बताना चाहते हैं आपको कि सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट है, ये मोदी जी ने इस प्रोजेक्ट को क्यों लॉन्च किया, क्या कारण था। और जब विपक्ष ने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जब इसको रुकवाने के लिए जब पिटीशन फाइल किया, तब सरकार ने वहां जाकर के कोर्ट को क्या बताया, ये जानने का अहम चीज़ें हैं, अहम बातें हैं। सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि दोस्तों आपको याद होगा कि हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद से आपको ये पता होना चाहिए, जो संसद भवन आज के दिन में संसद भवन, राष्ट्रपति भवन या जो भी स्मारकें दिल्ली में बनी हुई है, उस संसद भवन का निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था। आज आज़ादी के 72 साल बाद भी, 73 साल बाद भी देश ने अभी तक अपना एक संसद भवन नहीं बनाया। चलिए वो तो एक बात है। इससे भी बड़ी बातें यह है कि देश में जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है और ऐसा लगता है कि 2024 और 2029 आते आते देश में एक नया परिसीमन लाया जाएगा, जिसमें लोकसभा सांसदों की संख्या जो वर्तमान में 542-43 है, उससे बढ़कर के 800 सांसद हो जाएंगे और राज्यसभा सांसदों की संख्या भी बढ़ जाएगी। जो अभी 242-43 है उसको बढ़ करके उसमें भी करीब 100 सीटों का इजाफा होने वाला है। इस कारण से जो वर्तमान संसद भवन है वहां पर सांसदों के बैठने की जगह कम पड़ रही है। और चूंकि सरकार ये चाह रही है कि सारी चीज़ों को ऑनलाइन किया जाए, सारी चीज़ों को डिजिटल किया जाए, तो उस रूप से इस वर्तमान संसद भवन को कस्टमाइज नहीं किया जा सकता है। आपको पता है, अगर आप दिल्ली गए होंगे तो आपने देखा होगा कि विभिन्न सरकार के विभिन्न मंत्रालयों का दफ्तर जो है वो दिल्ली के डिफरेंट पार्ट में है। और जैसे एक रक्षा मंत्रालय को अगर आप ले लें तो इनकी 3-4 जगह में ऑफिस हैं, वित्त मंत्रालय को ले लें तो इनका भी 3-4 जगह में ऑफिस हैं। तो इस कदर से अनेक जगह पे बिल्डिंग किराए पे लेकर के या सरकार का अपना भवन हो, वहाँ पे ऑफिसेस हैं। तो
उस सबको सेंट्रलाइज करने के लिए, एक जगह लाने के लिए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर लाने के लिए, जहां पार्लियामेंट हो, जहां पे सांसदों के लिए कैंटीन की व्यवस्था हो, ऑफिसेस हो, सारी व्यवस्था एक जगह सेंट्रलाइज हो जाए। या अभी जो फाइल को इस ऑफिस से उस ऑफिस में भेजने में जिस तरीके से समय का ये लगता है, या किसी मंत्री से अगर कोई पदाधिकारी मिलना चाहते हैं तो उनको आने में जो समय लगता है, इन सब समयों का बचाव होगा। दूसरी बात, जो केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में जो अपना हलफनामा दायर किया है, उसमें केंद्र सरकार ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट के आने से, बन के कंप्लीट हो जाने से कम साल का सरकार 12,000 करोड़ रुपया पर साल प्रति वर्ष बचा लेगी। सरकार के खर्च कम होंगे, जैसे गाड़ियों के आवागमन पे जो तेल का खर्चा होता है या समय की बर्बादी होती है, तो सारी चीज़ों को एक जगह सेंट्रलाइज करने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया। आपको मैं यहाँ ये बताते चलूँ कि इस प्रोजेक्ट का एक्चुअली कांग्रेस पार्टी जब 2011-12 की बात है, उस समय भी ये चर्चा उठी थी, और कांग्रेस की तत्कालीन पार्लियामेंट की जो स्पीकर थी मीरा कुमार ने भी इस प्रोजेक्ट की चर्चा हुई थी, और कांग्रेस ने भी इसको बनाने की सोची थी। लेकिन दुर्भाग्यवश ये 2014 में चुनाव हार गए और ये नहीं आ सके, और ये काम मोदी जी को, लेकिन मोदी जी ने इसको दूसरे रूप में लिया। ये बात तो है। अब आप सोचें कि जिस प्रोजेक्ट को, ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, ये 65,000 स्क्वायर मीटर में इस प्रोजेक्ट का निर्माण हो रहा है। आपको यहां पर मैं बताते चलूं कि जब कांग्रेस पार्टी ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की बात की थी, तो एक अनुमानित लागत उनका 20 से 22,000 करोड़ रुपया था, और 32,000 फुट में वो बिल्डिंग बननी थी। उसी चीज को आप सोचें 2019 में जब प्रधानमंत्री फिर से चुन करके नरेंद्र मोदी आए, तो उन्होंने उस प्रोजेक्ट को 850 से 900 करोड़ रुपया पे टाटा की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी सफुर्जी पालन जी को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे दिया, और उनको अभी तक शायद 2021 के नवंबर दिसंबर तक कंप्लीट होने की बात थी। चूंकि 2022 में हम आज़ादी के 75वां वर्ष को पूरा करेंगे, तो उस हिसाब से प्रधानमंत्री शायद ये सोचते थे कि उस समय इस भवन का उद्घाटन हो, इसलिए तेजी से काम चल रहा है, और ऑलरेडी उस पर 400-450 करोड़ रुपए का व्यय भी हो चुका है। अब कांग्रेस पार्टी कहती है कि देश में खाने के लिए पैसे नहीं है, देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, आखिर इस समय में इस प्रोजेक्ट की क्या जरूरत है। मित्रों, आपको ये पता होना चाहिए कि जहां तक ये र्यूमर जो फैलाया जा रहा है कि देश में आर्थिक तंगी है, इस कारण से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अभी रोक देना चाहिए, ये टोटल मनगढ़ंत बात और एक ये र्यूमर है। यहां तक कहा गया कांग्रेस के द्वारा, राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी, देश की जनता को सांस चाहिए, देश की जनता को आवाज नहीं चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से राहुल गांधी और उनके गैंग के लोगों ने, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से कोरोना महामारी की आड़ में जिस तरीके से जनता को डराया, पूरे देश को डराया, दिल्ली के लोगों को लिटरली उन्होंने धमकाया कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। और इसमें मैं यहाँ ये आपको बताते चलूं कि जो अस्पताल के मालिक थे, जिन्होंने ऑक्सीजन की किल्लत पे केजरीवाल का साथ दिया, वो सब लोग भी दोषी हैं कि पैनिक फैलाया गया। आज कहा जा रहा है, जैसे ही भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भाई हम जितना ऑक्सीजन आया उसका हम क्या कहता है कि ऑडिट कराएंगे, तो आप देख लीजिए ये आप कहने लगे कि बेड भी है जी, ऑक्सीजन की अब कमी नहीं है, अब आजकल एक ब्लैक फंगस चल रहा है। अब मैं फिर से सेंट्रल विस्टा पे आता हूँ, तो ये जो र्यूमर वाली जो गैंग है, जो कभी कहती है गांव की जनता को, भोली वाली जनता को ये कहा जा रहा है कि मोदी अपने लिए महल बना रहा है, ये बेवकूफ, अगर कल तुम प्रधानमंत्री बनोगे तो तुम भी जाकर के उसी महल में रहोगे जो प्रधानमंत्री का सरकारी आवास होता है। सरकारी आवास इस देश के तरफ से प्रधानमंत्री को जो दिया जाता है वो सरकारी आवास है, उसमें प्रधानमंत्री जो भी रहेगा वो जाकर के रहेगा। इसको मोदी महल का नाम देना, मोदी को यह कहना कि उन्होंने बहुत खर्च कर दिया, ये सब बातें बकवास की बातें हैं। एक्चुअल बात क्या है, कांग्रेस को इस बात से दर्द क्यों है, कांग्रेस क्यों इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रुकवाना चाहती है, उसके पीछे मैं थोड़ा सा आपको कहना चाहता हूं।
आज तक जितने भी देश के आज़ादी के बाद जितनी भी संस्थानें बनी, जो कुछ भी बना है, सब पर नेहरू गांधी परिवार का ही नाम लिखा हुआ है। कितनी सारी भवनें, कितनी सारी योजनाएं, कितने सारे सड़कें, कितनी सारी स्टेडियम क्या नहीं है इनके नाम पे। आपको पता होना चाहिए कि देश की आज़ादी के बाद जितने भी अस्पताल बने हैं दिल्ली में, सब अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। राष्ट्रपति भवन अंग्रेजों के बनाए हुए, पार्लियामेंट अंग्रेजों के बनाए हुए, इवन लुटियन जोन्स के अंदर जो 10-12 किलोमीटर का जो रेडियस है, आप दिल्ली गए होंगे, जिसको लुटियन जोन्स बोला जाता है। लुटियन एक आर्किटेक्ट हुआ करता था जो ब्रिटेन से आया था यहाँ की शहर को डिजाइन करने के लिए, और उसने बनाया। उसके बाद से दिल्ली में भारत सरकार ने एक भी अस्पताल अपने नहीं बनाए। एक बनाया था तो एम्स बनाया, और कुछ नहीं बना। आज प्रधानमंत्री उस गुलामी मानसिकता की धरोहर को एक तरफ कर करके भारत एक सबल राष्ट्र है, अपना राष्ट्रपति भवन बनाने जा रहा है या अपना पार्लियामेंट बनाने जा रहा है। इसमें कांग्रेस पार्टी को दर्द क्यों हो रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि अगर यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है और नरेंद्र मोदी का नाम उस भवन के सामने शिलापट पर लिख दिया जाता है, तो ये इतिहास पुरुष हो जाएंगे। मेन डर और मेन दिक्कत कांग्रेस को इसी बात से है कि फिर तो नरेंद्र मोदी इतिहास के पन्ने में अमर हो जाएंगे और फिर कांग्रेस कहीं मुंह दिखलाने लायक नहीं रह जाएगी। इस चीज का सबसे बड़ा दुख कांग्रेस की वर्तमान अध्यक्षा, उनकी पुत्री प्रियंका जी और उनके पुत्र राहुल जी को है। उनको ये सोच लेना चाहिए, देश उनकी सोच से बहुत आगे निकल चुका है। जिस मोदी महल, राजमहल की बात कर रहे हैं, निर्लज्जता के साथ जनता को गुमराह कर रहे हैं ये रणदीप सुरजेवाला, 2 पैसे का टट्टू, और जिस तरीके से ये टूल किट गैंग, ये र्यूमर फैला करके मोदी के छवि को खराब करना। आपको मैं एक बात बताता चलूं, मोदी का कोई प्रशंसक हो या आलोचक हो, सरकारें जब अच्छी काम करती है तो उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। और विगत 1 सालों में हमने देखा, जब से ये कोरोना महामारी का अटैक पूरी दुनिया पे हुआ, कोई भी देश इसको ढंग से संभालने में कामयाब नहीं हुआ। जो लोग बचे वो अपनी किस्मत से बचे, जिनको जाना था ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, वो चले गए। जब बड़ी बड़ी शक्तियां ने घुटने टेक दिए, वहां पर आप प्रधानमंत्री को कोरोना के नाम पर घेरना चाह रहे हैं। आप देखिए, वही घंटी बजा के, वही ताली बजा करके, देश को लॉकडाउन करके, आवाज दे करके पिछले साल कोरोना की इस महामारी से प्रधानमंत्री जी ने देश को बचाया। और इस बार जब आप पर जिम्मेवारी आई कि आप बचाइए, आप अपने हिसाब से लॉकडाउन कीजिए, तो फिर आप, वही बात है, चित भी आपकी, पट भी आपकी। कुछ हमारे साथी हैं जो सिर्फ वो विपक्ष के की राजनीति या राजनीतिक सोच उनकी है, इसलिए उनको नरेंद्र मोदी की आलोचना करना है। जानते कुछ नहीं है, बोलना है। एक सज्जन का मैं आज इसी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे कमेंट पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि खाने को दाना नहीं और सिंह में तेल। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गांव के एक छोटे से कस्बे के चौक पर बैठ करके आपने ये कैसे तय कर लिया कि भारत इतना गरीब है जिसके पेट में खाने के लिए दाना नहीं है? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, आप युवाओं को इस तरह की बात करने की। अरे राजनीति होगी, हमें तेजस्वी तेज प्रताप यादव या चिराग पासवान से कोई दुश्मनी नहीं है। ये लोग राजनीतिक परिवार में जन्म लिए हैं, राजनीति इनको विरासत में मिली है और ये राजनीति करेंगे, आज न कल ये आएंगे। लेकिन इस तरह की नकारात्मक बातें करके आप अगर चाहते हैं कि देश की राजनीति में आप अपनी छवि बना लें, तो मुझे लगता है जो 2014 से जो पीरियड शुरू हुआ है, उस पीरियड में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको नकारात्मक राजनीति छोड़नी पड़ेगी। आप देख लीजिए, राहुल गांधी को एक बात बोलते हैं तो उनपे कितने भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, इस देश के करोड़ों युवक उनको किस तरीके से सोशल मीडिया पे ट्रोल करते हैं। चूंकि लोग उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, इसलिए जितनी भी सरकारों ने अभी तक जो प्रयास किया है वो सराहनीय है। नरेंद्र मोदी का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दिख रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो नया विधानसभा भवन बन रहा है वो नहीं दिख रहा है। महाराष्ट्र में जो नया एमएलए हॉस्टल बन रहा है वो नहीं दिख रहा है।
उसके पीछे कारण है। मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रोजेक्ट कांग्रेस शासित प्रदेशों में हो रहा है, चूंकि कांग्रेस 7 साल सत्ता से बाहर है और कांग्रेस में पैसे की कमी बन गई है, तो ये इस तरीके के प्रोजेक्ट को ला करके इन्हें कमीशन भी तो चाहिए। आखिर कमीशन कौन देगा? पार्टी को चंदा कौन देगा? तो उनके जो बेस्ट मुख्यमंत्री जो बैठे हैं, जैसे अशोक गहलोत राजस्थान में, महाराष्ट्र में जो सरकारें चल रही है इनकी गठबंधन की, छत्तीसगढ़ में जो चल रही है, वहीं से तो पैसे का उपार्जन होगा और ठेकेदार ही तो पैसा पहुंचाता है। ठेकेदार जो है और जो ऑफिसर्स होते हैं वही तो पैसा लेते हैं। आप सोच करके देखिए कि जिस प्रोजेक्ट का कॉस्ट कांग्रेस के जमाने में 20,000 करोड़ था, उस प्रोजेक्ट को 950 करोड़ में नरेंद्र मोदी ने ठेका दिया, उनकी सरकार ने दिया बनाने के लिए, फिर भी नरेंद्र मोदी पर उंगली उठ रही है। ये देश भ्रष्टाचार के आग में पिछले 72-73 साल से इस तरीके से झुलसा है, जो लोगों को सही रूप में पैसा पहुंच ही नहीं पाता था। और उसी के लिए जब प्रधानमंत्री ने जनधन योजना में खाता खुलवाया था गरीबों को, तो लोगों ने बहुत हंसी उड़ाई थी। आज जनधन खाता ही है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है, पैसा जो है सो गरीबों के खाते में जाते हैं, कोई बिचौलिया नहीं होता। इसलिए मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहूँगा कि कोरोना के कारण भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, इस भ्रम को फैलाना छोड़िए, ठीक है। कांग्रेस पार्टी पे कितनी बातें की जाए, इनसे इत्तेफाक मत रखिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश को सदियों से लूटा है और आगे भी लूटने की मंशा रखते हैं। इनका बेस्ट एंटीबायोटिक आप ही हैं। आपने जिस सरकार को बनाया है वो आपकी सरकार पाई पाई का आपको हिसाब दे रही है। पिछली सरकारों ने अगर सही रूप से हेल्थ सेक्टर में काम किया होता तो इतनी अफरा तफरी आज के दिन में नहीं मचती। फिर भी जिन जिन सरकार ने जिस जिस तरीके से हो सका प्रधानमंत्री जी का गाइडलाइन को फॉलो अप करते, अरे हमारा प्रधानमंत्री डायरेक्ट फ्रंट लाइन वर्कर से बात कर रहा है, कलेक्टर से बात कर रहा है, गांव के किसानों से बात कर रहा है, उनकी समस्या को सुन रहा है, फिर भी आपको पेट में दर्द है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का कोई पैमाना नहीं है मापने का, दुनिया सैल्यूट करती है। लेकिन ये बात तो सही है ना, घर का जोगी जोगरा बाहर का जोगी बैद। राहुल गांधी को सब चीज़ में मोदी की खोट ही नजर आती है। मोदी खराब है, ये है, वो है, पता नहीं किस किस तरीके का बात बोलता है। मैं नहीं समझता कि इतनी घटिया राजनीतिक स्तर रख करके वो इस देश का कुछ भला कर रहे हैं या अपनी पार्टी का भला कर रहे हैं, या उनकी पार्टी फिर से इस देश में, मैं बताना चाहता हूँ, अभी तो शायद 54-55 सांसद हैं, पिछली बार 44 थे, इस बार 2024 में ये 44 से भी नीचे जाने वाले हैं। इस तरह की राजनीति से न ये अपना भला कर रहे हैं, न अपनी पार्टी का भला कर रहे हैं। देश के इस संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री का साथ देना चाहिए। 2024 से पहले तो कोई वैकेंसी नहीं है और 2024 के बाद क्या होगा ये दुनिया को पता है कि फिर से कौन आने वाला है। इसलिए राहुल गांधी को मेरी तरफ से सलाह है कि भ्रम का जाल जो फैला रहे हैं, जो झूठ और अफवाह, मक्कारी और फरेबी गिरी जो वो कर रहे हैं, उससे उनका कुछ नहीं होगा। कितने लोग ट्विटर हैंडल ट्वीट उनका पढ़ते, गांव के किसान कहाँ ट्वीट पढ़ते हैं उनके ट्विटर पे फॉलोअर करने वाले तो वही लोग हैं जो उनके गैंग के सदस्य हैं। जो, और मैं भी बता दूं आपको, ये सोशल मीडिया पर किस तरीके से फॉलोअर बढ़ाया जाता है, किस तरह से ट्वीट को सर्कुलेट किया जाता है, सारी गॉट अप गेम है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट देश को उस गुलामी के दंश से निकले हुए 72-73 साल हो गए। जब हम आज़ादी का 75वां साल मनाएंगे तो हमारा अपना बनाया हुआ संसद भवन होगा, हमारा अपना बनाया हुआ राष्ट्रपति भवन होगा। इस पर हम हिंदुस्तानियों को गर्व होना चाहिए। और जहां तक नरेंद्र मोदी के से जलन की बात है, तो नरेंद्र मोदी ने जिस दिन कुछ किया है, अपना नाम तो इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखा ही लिया है। इसमें कहाँ शक है? उसको कौन मिटा देगा? राम मंदिर के सामने जाकर के कोई शिलापट से हटा देगा नरेंद्र मोदी का नाम? धारा 370 और 35 को खत्म किया, वहां से कोई हटा देगा? लोकसभा के जब लोकसभा में भाषणों को सुना जाएगा, रिकॉर्ड को सुना जाएगा, तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का स्पीच लोकसभा के पटल पर आएगा, कौन हटा लेगा? तो
इस तरह की वाहियात बात करने से मुझे नहीं लगता है कि आपकी पार्टी को कोई फ़ायदा होने वाला है। इतने अच्छे अच्छे काम किए, धारा 370 हटाया, राम मंदिर का निर्माण कराया, गंगा सफाई योजना पे काम कर रहे हैं, इतने हाईवेज बन रहे हैं, इतने प्रोजेक्ट चल रहा है, इतनी महामारी के बाद भी भारत की इकोनॉमी जो है वो डेवलप कर रही है। इन हिंदुस्तान के लोगों ने अपने प्रधानमंत्री को अपने घर में रह करके एक टाइम खाना खा करके साथ दिया है। बदमाश और बदनामी अगर कोई कर रहा है तो ये मक्कार विपक्ष और मक्कारी करने वाले ये राजनेता हैं जिनको मोदी से चिढ़ है, आम जनता को कोई चिढ़ नहीं है। और सो कॉल ये किसान आंदोलन। चलिए फिर से मैं अगली बार कुछ और मुद्दों को लेकर के आपके पास उपस्थित रहूँगा। मैं फिर से कोरोना में अपने देशवासियों को, जो लोग हम लोगों के बीच से चले गए, अभी सुनने में आया IMA के अग्रवाल, डॉक्टर के अग्रवाल जी, या फिर प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ सर्जन प्रभात कुमार जी बिहार से थे, इन लोगों ने हम लोगों को छोड़ करके चले गए। इनको मैं श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि देता हूँ। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दें। जो लोग हमारे बीच आज नहीं हैं, इस काल के गाल में समा गए हैं, ईश्वर उनको अपनी श्री चरणों में स्थान दें। मैं अपनी पूरे प्रदेश की जनता की ओर से इनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और आगे हमारे देश को किस तरीके से इस महामारी से निजात पाए, इसलिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, जल्द से जल्द इस महामारी से मुक्ति दें ताकि जीवन जो है पटरी पर लौट आए। धन्यवाद।